Chalo. So good evening to all of you. We have seen in the morning about agricultural income. We have solved few questions about it. Before we start of the lecture, let us quickly recap what we have studied about agriculture income. Agriculture income के हमने 3 अलग अलग पार्ट्स कंसिडर किए थे. पहला पार्ट कौन सा था एग्रीकल्चर इनकम का? रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. दूसरा कौन सा था? रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. और तीसरा कौन सा था? इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग. उसमें से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जनरली किसके ऊपर आते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर का अगर उसका वो 2 पार्ट रहेगा तो उसके अंदर कितने अलग अलग इनकम टैक्स रूल से बताओ? 3 के 4, मेरे ख्याल से 4. एक कौन सा? 7, बाद में 7A, बाद में 7B और बाद में 8. 7 को मैंने टेबल के अंदर रखा नहीं है. 7, 7A, 7B एंड 8. दीज आर ए डिफरेंट रूल. 7 किसके लिए है? चलो उल्टा देखेंगे. 8 किसके लिए है? टी के लिए है. 7B किसके लिए है? कॉफ़ी के लिए है. 7A किसके लिए है? रबर के लिए है. और 7 किसके लिए है? ऑल अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए. तो ऐसा याद रखना ईजी रहेगा. क्लियर? तो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ अ परसेंटेज कैलकुलेशन. ये चारों के लिए परसेंटेज कैलकुलेशन दिया है कि 3 के लिए परसेंटेज कैलकुलेशन दिया है? 3 के लिए दिया हुआ है. किसके लिए दिया है? 7A, 7B और 8. इसके लिए परसेंटेज कैलकुलेशन है. 7 के लिए परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं है. 7A किसका था? रबर का था. रबर के लिए स्पेशल परसेंटेज है. कितना परसेंटेज है? 65 एंड 35. 7B किसके लिए? सेल ऑफ कॉफ़ी के लिए. उसके अंदर सिर्फ 2 एक्टिविटीज वाला रहेगा. मतलब कौन? ग्रोइंग एंड क्योरिंग. अगर वो वाला रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? 75% एंड 25% लेना पड़ेगा. बट ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग ऐसा सब अलग अलग रहेगा. तो इन केस हम बोलेंगे 60-40. और टी के लिए बाय डिफॉल्ट 60-40. फिर वो शुगर केन का शुगर, मैंगो का मैंगो पल्प, या फिर और कौन सा था तुम्हारा? ऑरेंज का ऑरेंज पल्प, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी जूस. ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें रहेगा. तुम क्या बोलते हैं कि जितना तुमने स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी करके बेचा, शुगर केन को शुगर केन करके बेचा, मैंगो को मैंगो करके बेचा, वो तो एग्रीकल्चर है, उसका कुछ टेंशन नहीं है. और जितना तुमने आगे प्रोसेस करके बेचा तभी क्या कंसिडर करने का? नंबर 1 द सेल प्रोसीड्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. मैंगो पल्प, नहीं तो ऑरेंज जूस, नहीं तो स्ट्रॉबेरी जूस, जो भी कुछ उसका फाइनल प्रोडक्ट का जो एक्चुअल सेल प्राइस है, डिडक्ट फ्रॉम दैट सेल प्राइस ऑफ मैंगोज और ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज एज द केस में बी, एंड ऑल्सो डिडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. देन वॉट एवर रिमेन्स इज योर बिजनेस इनकम. ऐसा करके हमने कंसिडर किया हुआ था. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन. और उसके हिसाब से हमने मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखे थे. छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, ज़्यादा कुछ दम नहीं था उसके अंदर. लेकिन चलो ऐसा करते हैं, उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर लेते हैं. अरे ये अपडेट नहीं हुआ है मेरे पास. ऐसा कैसे हुआ? मैंने अभी अपडेट किया फाइल को कि जस्ट अ सेकेंड. क्यों रे भैया, ऐसा कैसे हो गया? आज किसने तो मेरे इनकम टैक्स के लेक्चर को मन लगा के गाली दिया है. अरे यार, अभी इसके अंदर ये फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा ना. ये देखो मैंने यहाँ पे अपडेट किया है. एक्चुअली स्पीकिंग आई हैव एडेड एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हियर. ठीक है, जाने दो, नो प्रॉब्लम, विल गेट आउट ऑफ इट. अभी इसके अंदर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है. रात को मैं घर पे शायद मेरा सिंकिंग नहीं हुआ रहेगा. वो लैपटॉप पर से लैपटॉप पे सिंकिंग नहीं हुआ रहेगा. तो अभी हम क्या करते हैं, अपने बेसिक कंसेप्ट में से कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कुछ दिए क्या उन्होंने करके? 104 ना 100. यस, मिस्टर सुमित, ये तो बाद में देखेंगे. राजा कौन सा है? रबर प्लांट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो. मिस्टर सुमित, अ रेसिडेंट इंडियन, earns income of rupees 15 lakh from the sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in India, and rupees 20 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in Malaysia during the year of 24-25. What would be his business income assuming he has no other business? चलो फटाफट से बताओ. रेसिडेंट इंडियन है क्या अपना हीरो? है. उसका इनकम कितना कमाता है? 15 लाख रुपया फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया. सो उसको 15 लाख रुपए का एक इनकम है जो इंडियन रबर प्लांटेशन की वजह से मिलता है. एंड 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया. 20 लाख रुपीज़ का उसका मलेशियन इनकम है, ये इंडियन इनकम है. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ?
हम बोलेंगे देखो भैया एग्रीकल्चर इनकम वाला जो कंसेप्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 वाला एग्जाम्शन के लिए, उसके लिए जरूरी क्या था, एग्रीकल्चर लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। ये तुम्हारा मलेशिया वाला है तो ये सारा का सारा बिजनेस इनकम है, इसके 2 टुकड़े करना अलाउड नहीं है आपको। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। और ये जो 15 लाख वाला है इसके अपने को 2 टुकड़े करने को मिलेंगे। मुझे अभी पता नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, मुझे परसेंटेज बताओ। रबर के लिए परसेंटेज क्या है? 65-35 क्या? लेकिन 65-35 एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस के बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल के लिए 65 पकड़ने का है और बिजनेस के लिए 35 पकड़ने का है। तो 15 लाख का 65% बोलो कितना? सॉरी कैसे 65% बोल रहा हूँ ना मैं? 9,75,000 और इधर कितना रहेगा? 5,25,000। ये कौन है? बिजनेस इनकम है। ये कौन है? एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उसका बिजनेस इनकम कितना है? 20 लाख तो बिजनेस इनकम है ही, और इसके अलावा 5.25 लाख भी बिजनेस इनकम है। तो सब मिला के बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा? 25,25,000 हो जाएगा। कैसे? ये 20 लाख बिजनेस इनकम है ही ना सर। नहीं, वो एग्रीकल्चरल है, उसका भी 2 टुकड़ा करो। नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि लैंड इज नॉट इन इंडिया, लैंड इज इन मलेशिया एंड मलेशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? और यहाँ पे 5.25 लाख बिजनेस इनकम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देख लो एक बार आंसर अपना। He is resident in and global income would be taxable in India. Income rupees 20 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in Malaysia would be his business income since it is from the rubber plants grown outside India. Outside India रहेगा तो हम लोग उसको agriculture income बोलते नहीं है. The land should be situated in India to be considered as agriculture income. And 35% income from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in India would be taxable as business income and balance 65% will be considered as exempt income. तो business income कितना रहेगा? 15 लाख का 35% और 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 25 लाख 25,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा आंसर मिल गया। लिखने का कैसे? इस तरह से लिखने का है। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? सो 2 मार्क का नहीं तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। और कौन सा क्वेश्चन है क्या? एग्रीकल्चर के ऊपर का और क्वेश्चन है क्या? 8 अभी हमने कौन सा किया रे? 6 किया ना? 7. Mr. Raja, a resident in India, earns rupees 10 lakh from sale of coffee grown and cured in India during AY 24-25. His friend Mr. Sham, a resident in India, earns income of rupees 20 lakh from sale of coffee grown, cured, roasted and grounded by him in India during the assessment year of 24-25. What would be the business income chargeable to tax in India of Mr. Raja and Mr. Sham? राजा भैया एंड श्याम भैया। राजा क्या बोलता है? मैं 10 लाख कमाता हूँ, लेकिन किसके? सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। सिर्फ 2 ही काम करता है, 2 काम करता है तो 2 टुकड़े, लेकिन टुकड़े कैसे? 75 एंड 25। और दूसरा कौन है? श्याम। श्याम कितना कमाता है? 20 लाख, लेकिन 2 काम नहीं करता है, 4 काम करता है। उसमें से एक ही काम एक्चुअली स्पीकिंग उसका एग्रीकल्चर है। कौन सा? ग्रोइंग। आगे का सब कुछ तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आता है बोलो? 65 एंड 35, बराबर ना? ओके, वेरी गुड। 60 एंड 40। 65-35 सिर्फ एक के लिए है। किसके लिए? रबर प्लांटेशन के लिए। बाकी टी कॉफी के लिए 60-40 है, और कॉफी के लिए 75-25 भी मिल सकता है अगर उसने 2 ही काम किए रहेंगे तो। फिर 10 लाख के 2 टुकड़े करेंगे, मतलब कितना रहे? 7.5 लाख एंड 2.5 लाख, और 20 लाख के 2 टुकड़े करेंगे कितना? 12 लाख एंड 8 लाख। समझा क्या सबको? उसमें से 75 कौन है? एग्रीकल्चर है, और बाकी का बिजनेस है। और यहाँ पे क्या? एग्रीकल्चर और बिजनेस है। अभी कोई कोई बच्चे लास्ट में उनको घाई करके क्या करते हैं? ये 2.5 लाख जो आया था ना, 2.5 लाख, और इधर का 8 लाख, उन दोनों का टोटलिंग करके बोलते हैं 10.5 लाख। वो टोटलिंग मत करो सर, नहीं ऊपर आपने किया था ना ये 20 लाख और ये 5.25 लाख। अरे वो एक ही आदमी के 2 इनकम थे, उसका मलेशिया में भी जगह था और इंडिया में भी जगह था। वो आदमी एक ही था ना, एसएससी एक था, इसलिए कंबाइन करना पड़ा। यहाँ पे 2 अलग अलग एसएससी, एक राजा है और एक श्याम है, तो राजा के इनकम श्याम के इनकम ऐड नहीं हो सकता है। नहीं सर, आपने कुछ तो बोला था क्लबिंग ऑफ इनकम करने करता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन अलग है, दोस्त का इनकम क्लब नहीं होता है, वो अपने को सीखने का बाकी है। उसके ऊपर एक छोटा चैप्टर अपना 1 घंटे का लेक्चर है उसके ऊपर, क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे करने का, कब करने का करके। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? बट यहाँ पे क्लब होने का सवाल ही नहीं है। सो देयर विल बी 2 डिफरेंट आंसर्स। फॉर राजा 2.5 लाख इज बिजनेस इनकम एंड 7.5 लाख इज एग्रीकल्चर इनकम। फॉर श्याम एग्रीकल्चर इनकम इज 12 लाख एंड बिजनेस इनकम इज 8 लाख। क्लियर? समझे? शैल आई गो अहेड? घर के बच्चे मेरे, यस सर। ओके ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। मिस्टर जैन, नहीं सॉरी, द जैन HUF in Assam comprises of Mr. Suresh Jain and his wife Mrs. Sapna Jain, his son Mr. Sarthak Jain and his daughter-in-law Mrs. Preeti Jain and his daughter Miss Seema Jain and his unmarried brother Mr. Preetham Jain. Which of the members of the HUF are eligible for co-personary rights?
उनका HUF रेडी है, उस HUF के अंदर सुरेश जैन भैया खुद बैठे हुए हैं, उसकी वाइफ भी है और उनका बेटा भी है सार्थक जैन, और डॉटर इन लॉ भी है प्रीति जैन, मतलब बेटे की वाइफ, और उसके अलावा डॉटर मिस सीमा जैन भी है, एंड अनमैरिड ब्रदर भी है प्रीतम जैन। तो बोलते हैं सब मिला के हमारा HUF है, और इसके अंदर कोपर्सनरी राइट्स किसको मिलने वाला है, ऐसा पूछता है, बोलिए। तो दे आर नॉट आस्किंग यू हु आर द मेंबर्स ऑफ HUF, ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF आर ऑलरेडी गिवन बाय देम, ऑल दिस पीपल आर मेंबर्स ऑफ HUF। ओनली थिंग इज हु हैज गॉट अ राइट टू से दैट मेरा प्रॉपर्टी के अंदर का मेरा हिस्सा मुझे अभी कभी दे दो, कोपर्सनरी राइट मेरा मैं क्लेम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने का मांगने का है, ऐसा कौन मांग सकता है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। तो प्लीज टेल मी वेयर द HUF इज, द HUF इज फ्रॉम Assam. What is the speciality of Assam? There are two parts of India where there is a different school of thought. What are the two parts of India? West Bengal and Assam. And what is the school of thought which is applicable there? Daibhaga school of thought. What is the speciality of Daibhaga school of thought? The co-personal rights get created only upon death of the father, not upon birth of the child. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? असम वाला मतलब ये कौन सा है? दायभागा की मिताक्षरा है, दायभागा। दायभागा मतलब किसको को-पर्सनल राइट्स मिलते हैं? सिर्फ ब्रदर्स को मिलते हैं। फादर मतलब करता है हिज ब्रदर्स, दैट मीन्स यहाँ पे को-पर्सनल राइट्स किसको है? सुरेश जैन को है और प्रीतम जैन को है, बाकी किसी को नहीं है। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी सब लोग HUF के मेंबर है क्या? HUF के मेंबर है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट दे कांट क्लेम दैट देयर आर को-पर्सनल राइट्स। अब जब सुरेश जैन एक्सपायर हो जाएंगे ना, तो बाकी लोगों को को-पर्सनल राइट्स आ जाएंगे। क्लियर? श्रुति चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है। थक गई बच्ची मेरी? थक गई क्या? समझ में आ रहा है श्योरली? थक गए तो बताओ, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बताने का तुमको मन को खुशी हो जाएगा, मैं बताया सर को करके। ओके चलो ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट। घर के बच्चे समझा क्या? Yes, sir. ओके वेरी गुड, क्या बात है। जय मैडम सुबह थी कि नहीं थे आप? नो सर, मी कॉलेजमध्ये होते आज. ओके चलो ठीक। मैं रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड किया नहीं है, बाद में अपलोड करूंगा रात को, तभी देख लेना। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी, अच्छा ये अभी तक तो हमने टैक्स लायबिलिटी सीखा नहीं है, इसलिए ये नहीं कंसिडर करता हूँ। लेट मी गो बैक टू माय PDF। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी करने के पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ लेते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इनकम। तो अब तक हमने जो जो सीखा, क्या क्या सीखा हमने? अलग अलग डेफिनेशन सीखे, इनकम का डेफिनेशन सीखा, पर्सन का डेफिनेशन सीखा, SSC का डेफिनेशन सीखा, पर्सन के ऊपर क्या HUF का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके हो गया अपना, और बाद में SSC असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो सब करके हो गया, और असेसमेंट इसका भी डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं थे। बाद में एक नया डेफिनेशन आ गया, कौन सा? एग्रीकल्चर इनकम। वो डेफिनेशन किसने दिया है, कोई बता सकता है? सेक्शन क्या है? सेक्शन क्या है उसका? नहीं, डेफिनेशन का सेक्शन 2(1)(a) एंड एग्जाम्पशन किसने दिया है? सेक्शन 10(1) ने दिया है। सेक्शन 10(1) बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम को मैं एग्जाम करने को तैयार हूं। तो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज अ टेक्निकल टर्म नाउ, नाउ टेल अस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो बोलते हैं डेफिनेशन देखने के लिए 2(1) के पास, 2(1)(a) के पास जाओ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? क्लियर? सेक्शन 2 clause 1(a) defines agriculture income and section 10 subsection 1 claims that or gives you the authority so that agriculture income को एग्जाम करने वाले। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो, फिर ये अपना देख के हो गया था। इसके बाद हमने अभी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम भी करके देखे। ओके, और वो अपना 8 किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर वो भी करके हो गया सुबह, अगर याद रहेगा तो। ओके, मैं PPT भी अपलोड करूँगा, मतलब ये PDF जो अपलोड कर दूंगा, तो देन यू कैन राइट डाउन ऑल्सो दोस थिंग्स। ओके, अभी ये लास्ट का पॉइंट बाकी अपना स्पेशल आइटम्स कौन से। एक बार ये स्पेशल आइटम्स कवर करके हो गए, देन वी कैन टॉक अबाउट द रेट्स ऑफ टैक्स। क्लियर में क्या बोला? तो कल अपना रेट्स ऑफ टैक्स और सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ एंड रिबेट, ये सब टॉपिक पूरा हो जाएगा। सो देन आई कैन से दैट बेसिक कंसेप्ट्स, पहला चैप्टर जो 104 पेजेस का, वो अपना पूरा हो जाएगा। देन वी कैन गो फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस जो 64 पेजेस का है, जो मेरे ख्याल से 3 दिन में पूरा हो जाता है। वंस दैट इज कंप्लीट देन वी कैन गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, फिर उसमें सैलरी इनकम वगैरह सब चालू हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है। और अभी अपना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी दिया हुआ है इनकम टैक्स का, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या करने का क्या नहीं करने का। क्लियर? चलो ठीक है। कैश क्रेडिट देखो सेक्शन 68, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन SSC मेंटेन्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड SSC ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन and source or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, then the sum so credited may be charged as income of the SSC of that previous year. तो मैं SSC हूँ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ अलग अलग अकाउंट्स को क्रेडिट किया हुआ है,
where any sum is found credited in the books of the SSE maintained for any previous year, and the SSE offers no explanation about the nature and source or the explanation offered is not satisfactory. मतलब मेरे P&L अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट. अब क्या हो गया, पैसा आ गया तुम लोग कैसे, फीस का एंट्री क्या करता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट. अब फीस बोलूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और ट्रेडिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा तो मेरा जीपी बढ़ेगा, एनपी बढ़ेगा, मतलब टैक्स बढ़ जाएगा. तो क्या करूँ यार, इस साल बहुत सारा टैक्स बढ़ रहा है, हम लोग ऑलरेडी 30% के टैक्स स्लैब में जा रहे हैं. अगर थोड़ा सा कम दिखाएंगे ना इनकम तो हम लोग 20% में रह जाएंगे. याद है ना आपको, अलग अलग स्लैब रेट से करके. कैसे करूँ इनकम कम, खर्चा बढ़ाओ, लेकिन झूठ मूठ का खर्चा नहीं दिखा सकता हूँ. क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा ऐसा करते हैं, अपना जो फीस है ना इस साल का उसको फीस करके रिकॉर्ड नहीं करते हैं. लेकिन सर फिर वो टैली नहीं होगा ना, बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, बैलेंस शीट का एसेट है, बैंक अकाउंट आने वाला है, ठीक है ना. तो बैंक अकाउंट पे टू फीस अकाउंट मत लिख, बैंक अकाउंट पे टू सस्पेंस अकाउंट लिख. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा सेल्स में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा सस्पेंस अकाउंट. क्लियर. तो जीपी कम मतलब एनपी कम मतलब हम लोग 20% के अंदर रह जाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा अपने को, या फिर कम टैक्स लगेगा. 30% मतलब ज़्यादा हो जाता है, काय को इतना भरने का. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा आइडिया किया. तो एसेसिंग ऑफिसर पूछेगा ये सस्पेंस क्यों है बताओ, एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन. वो कैसे बताएगा सर मैंने एक्चुअली फीस को सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, बता नहीं सकता. या फिर जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू द एसेसिंग ऑफिसर. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो फिर वो बोलेगा सर ये आपने जो क्रेडिट किया हुआ है, मैं अज्यूम करूंगा कि आपका इनकम है, आपने जानबूझ के उसको सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में डाल के रखा है, मैं इसको सस्पेंस नहीं मानता हूं, मैं इसको क्या कंसिडर करता हूं, इनकम है, और आपके इनकम में ऐड कर देता हूं, खत्म. सर एसेसिंग ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है, उसको सेक्शन 68 ने पावर दी हुई है. दिस पावर इज गिवन टू द एसेसिंग ऑफिसर बाय सेक्शन 68. It specifies that where any sum is found credited in the books of accounts of the SSE maintained for any particular previous year, and the SSE offers no explanation about the nature of that particular credit or the source of that credit, or the explanation offered by the SSE is not satisfactory for the assessing officer, then assessing officer can say that this is your income and I'll add it. काम खत्म हो गया. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. मैं बोलूँगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा इनकम है करके, कुछ अलग भी रह सकता है, शायद मेरा लायबिलिटी रह सकता है, पैसा आया है कहाँ से पर मुझे पता नहीं चल रहा है किसने मुझे लोन दिया था करके. बोलते सर ये सब नहीं है, मैं इसको इनकम ट्रीट करूँगा, खत्म. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके नेक्स्ट पार्ट, अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग वेयर द सम्स ऑफ क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ. मैं बोल रहा नहीं है सर सस्पेंस अकाउंट नहीं बोल रहा, चलो आइडिया करता हूँ. सस्पेंस अकाउंट बोल तो उसका ध्यान जाता है तो वो कट करता है. तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. एंट्री क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अभी तो सस्पेंस अकाउंट दिखेगा नहीं ना, मतलब उसको कुछ टेंशन नहीं आएगा. बट बोलते वेयर द सम्स ऑफ क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द एसएससी इन हुज बुक्स सच सम इज क्रेडिटेड shall not be deemed to be satisfactory unless the person in whose name such credit is recorded in the books of such SSE also offers an explanation about the nature and source of such sums of credited, and such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory. मतलब वो assessing officer बोलेगा ठीक है लोन लिया ना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नो प्रॉब्लम चलेगा, मैं कुछ तकलीफ नहीं दूंगा आपको, सिर्फ मुझे बताओ कौन से फ्रेंड के पास से लोन लिया. अगर आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन दिख रहा है तो फिर आपके दोस्त के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लोन गिवन टू फ्रेंड दिखना चाहिए. इफ इट इज योर लायबिलिटी इट इज हिज एसेट. हाँ सर उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है, देखो अभी तो छूट गया. बोलते हैं नहीं, फिर उसको पूछेंगे आपने इनको लोन देने के लिए पैसा कहाँ से लाया. अगर आप लोन देते हो तो आपके पास पैसा आना चाहिए, और आपका तो इनकम कुछ दिखता नहीं है. आप बिना इनकम के कैसे लोन दे सकते हो. आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो दिखाता है कि आप बहुत कम पैसा कमाते हो, इतना बड़ा लोन कैसे दे सकते हो. फिर आप दिखाने के लिए बैलेंस शीट में कुछ भी दिखा रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस. सो नंबर वन, इफ आई एम क्लेमिंग दैट ऑन इन माई बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड देयर इज सम बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एक्सेट्रा, तो असेसिंग ऑफिसर इमीडिएटली उसको ऐड नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है फिर अभी किसके पास से लिया उसका डिटेल्स बताओ. फिर उनका बैलेंस शीट चेक करेगा, उनके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखता है कि नहीं दिखता है वो चेक करेगा, दिखा तो भी शांत नहीं बैठेगा, फिर बोलेगा अभी उनको पूछेगा कि यार आपका टर्नओवर देख के दिखता नहीं कि आपका इतना है कि नहीं करके. अगर दिखता रहेगा तो ठीक है असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, देन इट विल नॉट बी एडेड टू योर इनकम. बट इफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड देन विल से दैट नहीं सर मैं सेक्शन 68 की पावर को यूज करता हूं और ये आपका ही इनकम ऐसा कंसिडर करता हूं. मेरे पास बहुत सारा पैसा आया था, ओके मैंने क्या कर दिया, मेरे ससुर जी जो रिटायर्ड है अभी उनको पहले पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. उनको मैंने पहले पैसा ट्रांसफ़र किया, फिर उनको बोला आप अभी मुझे पैसा ट्रांसफ़र करो. आई गेव हिम कैश. बच्चा लोगों ने मुझे कैश दिया था फीस में, कोई बोला सर प्लीज़ कैश ले लो. मैं बोला ठीक है चलो नो प्रॉब्लम. तो मैंने कैश ले लिया था, अब मैं क्या करूँ कैश का समझ में नहीं आ रहा है. एंट्री पास करता हूँ बैंक अकाउंट भी टू फीस अकाउंट, तो टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा.
वैसे भी कैश आ गया, क्या को टेंशन लेने का, और ऊपर से फीस भी आए, और ऊपर से मुझे जीएसटी भी भरना पड़ेगा, कौन करेगा ये सब झंझट। चलो आइडिया करता हूँ। मैंने वो कैश ले ली और मेरे ससुर जी को दी। ससुर जी को बोला आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो, उधर से मुझे चेक दे दो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और चेक मैं ले लूँगा और बोलूँगा एंट्री पास करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ससुर जी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन आ गया? क्रेडिट आ गया, मतलब मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्री आ गया। एसेट इनकम बोलेगा सर अब मुझे दिखा आपका ससुर जी का बैलेंस शीट, वो दिखा दिया, उधर एसेट साइड में दिख रहा है। उनको पूछा आपके पास पैसा किधर से? आप तो रिटायर्ड आदमी हो, 80 साल का उम्र आपका, आपके पास पैसा किधर से है? आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट दिखता है, वो किधर से है? किधर से है आपके पास कैश? इफ माई फादर इन लॉ इज नॉट इन अ पोजिशन टू ऑफर एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, सपोज वो बोलते नहीं वो मेरा क्या था, मेरे बीबी का पुराना कुछ जेवर वगैरह था जो हमने बेच दिया था कैश में, तो उसके लिए मुझे कैश मिला था, वो मैंने डिपॉजिट किया। बोला वो ठीक है, फिर वो गहना किधर बेचा उसका रिसीट दिखाओ, कौन से दुकान में बेचा करके, उसने आपको कैश कैसे दिया? क्योंकि हमने तो बोला हुआ है कि गोल्ड वाले को, जो गोल्ड स्मिथ रहता है, उन्होंने क्या करना चाहिए, कंपल्सरी चेक में देना चाहिए। ऐसा कैसे कैश है आपके पास? दिखाओ भैया। नहीं सर फिर वो ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, तो समझा, आनंद सर का इनकम करके ट्रीट करेंगे, ससुर जी का इनकम करके ट्रीट नहीं करेंगे, मेरा इनकम करके ट्रीट करेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग हियर? गॉट द आइडिया? सो वो ऊपर का जो कैश क्रेडिट का सेक्शन 68 है, उसी का ये एक्सटेंशन है कि क्रेडिट साइड में अपने सस्पेंस अकाउंट लिखने के बजाय लोन अकाउंट डाला रहेगा। तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा मेरा मन तब शांत होगा जब जिसने आपको लोन दिया है उसने लोन देने की ताकत कहाँ से पाई, उसका सोर्स, उसका नेचर अगर ठीक से एक्सप्लेन किया रहेगा तो। अब मेरे ससुर जी बहुत रईस है, उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, एंड ही इज हैविंग लॉट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स एंड सो मेनी डिफरेंट अदर थिंग्स एक्सेट्रा ऑन विच ही गेट्स इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक एफडी को तोड़ के मुझे लोन दिया रहेगा, जस्ट नेचुरल नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है लोन फ्रॉम ससुर जी, उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है लोन टू दामाद जी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स ऑफिसर उनको पूछेगा दिखाओ, वो बोलेगा देखो ये मैंने एफडी 100 तारीख को तोड़ा है, मेरे बैंक में दिखता है तोड़ा एफडी करके, और वो चेक इनको दिया हुआ है, इनके बिजनेस को पैसे की जरूरत थी मैंने दे दिया। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड, ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी चेक, ओके, देन इट विल नॉट बी एडेड इन माई इनकम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? नक्की? ओके, वेरी गुड। अगला पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड शेयर कैपिटल प्रीमियम। अब ये खतरनाक चीज है। एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम्स credited as share application money, share capital, share premium, or any such amount by whatever name called in the accounts of such company shall be deemed to be not satisfactory unless the person being resident in whose name such credit is recorded in the books of such company also explains about the nature and source of such sum so credited, and such explanation is in the opinion of the assessing officer been found to be satisfactory. मतलब मैं कौन हूँ अभी? अब मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? कंपनी हूँ। और कौन सी कंपनी हूँ? क्लोजली हेल्ड कंपनी हूँ। देखो, वाइडली हेल्ड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन देयर इज नो टेंशन। तो उसका तो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा सेबी के पास भी रहता है, और उसको कोई भी चीज करने का रहे तो सेबी का परमिशन लेके खेलना पड़ता है। बट क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब पब्लिक लिमिटेड रह सकता है, प्राइवेट लिमिटेड रह सकता है, कैसे भी रहेगा तो भी चलेगा, बट द शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर फ्यू। 7 लोग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगता है? 7 लोग लगते हैं। तो वो 7 लोग हैं हम लोग बस, और सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? अब देखो, मैं खुद के बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में अगर इनकम दिखाता हूं, मतलब सॉरी लायबिलिटी दिखाता हूं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा गला पकड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो मैंने क्या कर दिया, मेरा जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसके बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में पैसा डाल दिया। जो बच्चे ने मुझे फीस दिया था कैश में, जो मुझे मेरे खुद के अकाउंट में डालेगा तो टैक्स लगता था, और ससुर जी के अकाउंट में डालूंगा तो वहां से आएगा तो फिर से वर पकड़े जाते थे, तो वहां पे डाले नहीं। मैंने बोला अरे मेरा एक कंपनी है ना, अभी क्या टेंशन लेते हो, कंपनी के क्रेडिट साइड में डाल दो। और कंपनी के बैलेंस शीट में मतलब एंट्री क्या होगा कंपनी में? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट नहीं बोलने का कंपनी का, नहीं तो कंपनी का इनकम हो जाएगा ना। तू क्या कंसिडर करने का? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब हमारी ही कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, हम लोग जो करेंगे बोले कि चलता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो व्हाट हैज हैपेंड, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड टू द शेयर एप्लीकेशन मनी, दिखा रहा है पैसा कैसा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, और ए शेयर कैपिटल और ए शेयर प्रीमियम और सच एनी सच अमाउंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मतलब मैंने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको बाय शेयर एप्लीकेशन मनी लिखा है, नहीं तो शेयर कैपिटल लिखा है, नहीं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, नहीं तो कुछ और नाम से लिखा है। कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के पीएनएल अकाउंट में तो आई नहीं वो एंट्री, एसेट साइड में एंट्री आ चुका है बैंक अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी साइड में क्या दिख रहा है? वो लायबिलिटी साइड में आइदर शेयर कैपिटल, नहीं तो शेयर एप्लीकेशन मनी, नहीं तो शेयर प्रीमियम, नहीं तो ऐसे ही कुछ नाम डाल के रखा हुआ है। तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर यार बताओ ये शेयर एप्लीकेशन मनी किसके पास से आया, बताओ ये प्रीमियम किसके पास से रिसीव किया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बताओ ये शेयर किसको इशू किया है। उस आदमी को पूछेंगे तेरे पास पैसा किधर से है, इतना पैसा इनका कंपनी का शेयर परचेस करने के लिए,
और अगर है ही तेरे पास पैसा तो तू किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर परचेस करने के बजाय इस कंपनी का शेयर परचेस करने में क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है, और ऊपर से शेयर प्रीमियम भर रहा है। शेयर प्रीमियम कब भरा जाता है? व्हेन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हैविंग अ लोअर फेस वैल्यू बट द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी इज हायर। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो तुम्हारा क्लोजली हेल्ड कंपनी है, किधर तुमको पता चला कि इसका वैल्यू ज़्यादा है कम है, कैसे डिसाइड किया तुमने वगैरह करके, तो उस आदमी को पूछेंगे। और अगर उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया तो हम बोलते ठीक है, वरना फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड एज शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी नॉट सैटिस्फैक्टरी अनलेस the person being a resident in whose name such credit is recorded in the books of such company also explains the nature and source of such sum so credited and such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory। अगर वो satisfactory रहेगा तो छोड़ देंगे, satisfactory नहीं रहेगा तो it will be considered as income of the company। कंपनी का इनकम मतलब फ्लैट रेट, इंडिविजुअल का इनकम मतलब स्लैब रेट, तो उसको और फटका बैठेगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो हम लोग कोशिश करें, देखो भाई आप अपना अलग अलग एंटिटीज क्रिएट करने का जो ताकत है वो ताकत यूज करके अपने पास के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के जो रास्ते आप बना रहे हो, हम उसको एमसीएल लगा के बंद कर रहे हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? आप इधर उधर लीकेज ढूंढ के बाबा इनकम टैक्स ध्यान नहीं है, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, एंट्री यूज करता हूँ एंड सेपरेट लीगल पर्सन है, चलो इसको एंट्री करके देता हूँ, ये सब नहीं चलेगा, हम देखते रहेंगे। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, गलती से दिस हो गया, इधर दिस चाहिए, दिस प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल इफ the person in whose name the sum recorded is SEBI registered VC fund और VC कंपनी। मतलब सर हमारा छोटा कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, नया नया चालू किया कंपनी है, क्यों? हमने अभी AI के ऊपर काम करना चालू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो हम लोग शार्क टैंक में से जा रहे हैं आगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी तक हमारा सेबी वेबी कुछ है ही नहीं, हमारा अभी क्लोजली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 7 लोगों ने चालू किया हुआ है, क्लोजली हेल्ड है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और हमको अभी वेंचर कैपिटल वाले ने बड़ा फंडिंग दिया, शार्क टैंक को देखा उन्होंने, फिर बाद में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में करके हमको वेंचर कैपिटल वाले ने फंड पैसा दिया हुआ है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और वो जो वेंचर कैपिटल है उसने हमको ज़्यादा प्रीमियम देकर रखा है। सो बिकॉज कैसा रहता है उनका, वो पहला एंजल इन्वेस्टर, बाद में फर्स्ट राउंड, बाद में सेकंड राउंड, ऐसा करके रहता है। तो एवरी टाइम द न्यू इन्वेस्टर इज पेइंग द ओल्ड इन्वेस्टर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एंड ही इज पेइंग एट ए प्रीमियम। सो एवरी न्यू इन्वेस्टर इज कमिंग इन, इज हेल्पिंग यू फॉर द पर्पज ऑफ स्केलिंग योर बिजनेस अप। तो नए इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है? पुराने इन्वेस्टर का जो पैसा सारा का सारा वापस करना पड़ता है और ऊपर से उसको प्रीमियम देना पड़ता है। सो कंपनी के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? प्रीमियम आगे करके दिखेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि प्रीमियम किधर से है? बोलते हैं सर हमारा क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सच्ची बात है, हमारे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रीमियम दिख रहा है, वो भी सच्ची बात है, नहीं तो शेयर एप्लीकेशन मनी दिख रहा है, नहीं तो शेयर कैपिटल दिख रहा है। बट ये शेयर एप्लीकेशन मनी या फिर शेयर प्रीमियम मनी या फिर शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल मनी, ये जो दिख रहा है वो हमने किसको इशू किया है? वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया है, नहीं तो वेंचर कैपिटल कंपनी को इशू किया है। और जिसको इशू किया है वो वेंचर कैपिटल फंड, नहीं तो वेंचर कैपिटल कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेबी। मतलब उनको डिटेल्स देने पड़ते हैं कि उन्होंने कौन से कंपनी में कितना कितना प्रीमियम भरा हुआ है। समझ में कैसे बोल रहा हूं? हमारा कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसलिए हमारे पर कोई वॉच रखता नहीं है। बट हमारे पास जो इन्वेस्ट करने वाला है वो वेंचर कैपिटल फंड या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी है, और जो ऑलरेडी सेबी रजिस्टर्ड है, मतलब उनको सेबी को सारा डिटेल्स देना पड़ता है कि उन्होंने कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना एप्लीकेशन मनी भरा है, कितना प्रीमियम भरा है। मतलब सर हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिट दिख रहा है उसकी सच्चाई परखने के लिए आपके पास सेबी के पास रिपोर्ट्स है। तो ये हमारा झूठ मूठ का ब्लैक मनी को व्हाइट करने का धंधा नहीं चालू है सर। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर वो ऐड नहीं करने का जरूरत है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? कळलं नक्की? घर के बच्चे समझा करे? झोपली का बाळा माझी घरची? ओके ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69। Where in the financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investments which are not recorded in the books of accounts, and the assessee offers no explanation about the nature and the source of investments, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the value of such investments are taxed as deemed income of the assessee of such financial year। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपने वो रिटर्न में दिखाया ही नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन आया था क्योंकि आपने टाटा के शेयर्स परचेस किए थे, नहीं तो रिलायंस के शेयर्स परचेस किए थे, तो उनके पास वो सारा का सारा डिटेल्स आ जाते हैं किसने किसने परचेस किया, वो डीमैट अकाउंट की वजह से सारा का सारा डिटेल्स उनके साथ है। आपके पास कैश आई थी, आपने क्या किया? उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके रखा था आपने, उसमें वो कैश डिपॉजिट की। वो बैंक अकाउंट पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितना दिखाया नहीं है,
याद रखो, ब्लैक मनी डज नॉट मीन ऑलवेज मनी इन कैश, इवन मनी इन बैंक कैन बी ब्लैक मनी। सर बैंक का लॉकर वाला वो तो ब्लैक मनी है ही, दैट्स डिफरेंट, मतलब ब्लैक मनी होने का चांसेस ज़्यादा है ही। प्लीज डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि बैंक के लॉकर में जो कैश रखा रहता है वो हमेशा ब्लैक मनी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरे बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके लॉकर में रखा तो मेरा व्हाइट मनी है, रिकॉर्डेड रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, जो तुम रिपोर्ट नहीं करते हो वो ब्लैक है, और जो तुम रिपोर्ट करते हो वो ब्लैक नहीं है, वो नॉर्मल है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, वो कैश में है कि बैंक अकाउंट के रूप में है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। सो आई मे हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड आई एम जस्ट शोइंग ओनली वन बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और बाकी के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाता ही नहीं हूं, तो वो सब पैसा बैंक में रहने के बावजूद भी, बैंक अकाउंट के अंदर रहने के बावजूद भी क्या बन गया, ब्लैक मनी बन गया। ब्लैक बनना मतलब अनरिपोर्टेड, एंड व्हाइट रहना इसका मतलब रिपोर्टेड। लोगों को क्या लगता है, कैश मतलब ब्लैक एंड चेक मतलब व्हाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझने में कैसे बोल रहा हूं, आई कैन टेक ऑल मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू बाय चेक और बाय क्यूआर कोड। तुम बोलोगे अरे आनंद सर को टेंशन नहीं, तुमको पता भी नहीं रहेगा कि मैं कौन सा चीज दिखाता हूं, कौन सा चीज गवर्नमेंट को नहीं दिखाता हूं करके। तो यू कांट से दैट सर समबडी इज टेकिंग ऑल मनी बाय चेक, इसका मतलब देयर इज नो टेंशन फॉर हिम। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट द गारंटी थिंग। बाबा वो चेक से लेता रहेगा लेकिन वो घुमा भी सकता है। बहुत सारा बार वो बोलेगा कि यार चेक के ऊपर नाम मत डालो, मैं डाल दूंगा बाद में। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, सो गया, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू डिफरेंट अकाउंट। तुम बोलोगे मैं इनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मतलब ये कंपनी का नाम रहेगा चेक के ऊपर, बोलते नहीं मैं नाम बाद में डाल दूंगा, तो देन ही इज रूटिंग इट टू डिफरेंट अकाउंट्स। समझने में कैसे बोल रहा है, दोज अकाउंट्स मे बी डिपॉजिट, मे बी डिस्क्लोज, मे नॉट बी डिस्क्लोज। इफ दे आर डिस्क्लोज तो फिर से वो व्हाइट मनी है, इफ दे आर नॉट डिस्क्लोज इन दैट केस इट इज ब्लैक मनी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो अगर सपोज मैंने ऐसा कुछ बैंक अकाउंट बना के रखा है जिसके अंदर मैंने पैसा डिपॉजिट किया था, फिर उस अकाउंट को यूज़ करके ऐसा करके करके मैंने शेयर्स परचेस करके रखा, और गवर्नमेंट को कुछ बोला नहीं कि मैंने शेयर्स परचेस किया है। मैं बोला बैंक अकाउंट भी दिखाया नहीं तो किसी को समझेगा ही नहीं, लेकिन उनका डीमैट अकाउंट की वजह से फिर बाकी सब डिटेल्स कैसे उनके पास डिटेल्स पहुँच गया, उन्होंने बोला आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। या फिर मेरे पास बहुत सारा कैश आया था, मैंने बैंक में डिपॉजिट करके रखा था, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए वगैरह करके, ऐसे ही कुछ तो इधर उधर से कैश जमा करके रखा था मैंने, बैंक में डिपॉजिट किया, बट वो बैंक अकाउंट के अंदर दिखाया नहीं, उसका मैंने क्या कर दिया, एफडी बना लिया। बैंक को हर 6 महीने का एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नाम का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट कि इस साल में या फिर ये 6 महीने में कितना लोगों ने मोर देन 50,000 रुपीज़ एट ए टाइम डिपॉजिट किया कैश में, उसका सबका रिपोर्ट जाता है बैंक का गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये आदमी का अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया। अच्छा बैलेंस शीट देखो, अरे बैलेंस शीट भी दिखता ही नहीं उसका, अरे ये बैंक अकाउंट ही दिखता नहीं इसका। ओके चलो बताओ किधर है आपका पैसा, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी। अगर मैं बोलता हूँ अरे यार मेरा बैंक अकाउंट दिखाने का रहेगा क्या, सॉरी माई मिस्टेक, आई एम इंटरप्रेटिंग इट, ठीक है फिर इट्स ओके। बट इफ आई एम सेइंग दैट नो सर देर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज माई इनकम। अगर मैं बैंक अकाउंट को ऐड करूँगा तो मुझे अल्टीमेटली इनकम करके दिखाना ही पड़ेगा वो सब चीज़। सो आप एक्सप्लेन कर सके चाहिए, एक्सप्लेन किया तो बात अलग, इन्वेस्टमेंट का कहाँ से आया, नहीं सर ये पैसा मेरे पास है, मेरा नाम से इन्वेस्टमेंट है, बट कुछ नहीं, वो मेरा गांव का एक ज़मीन बेचा था उसका पैसा आया था, वो पैसा यहाँ पर डाला हुआ है, तो मेरा इनकम नहीं है सर, एक पुराना एसेट बेचा हुआ है और मेरा नहीं, मेरे दादाजी का था। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। या फिर मेरे दूर के एक अंकल अफ्रीका में रहते थे, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने उधर से वसीयत में लिख कर रखा था सारा का सारा पैसा, ये मेरा जो नेव्यू है आनंद बहुत अच्छा बच्चा है उसके नाम से कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे पास पैसा आ गया तो पैसा मैंने यहाँ पर डाल दिया करके। ओके बट वसीयत दिखाओ, सचमुच कौन मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, अच्छा आ गया क्या, सब चीज़ आ गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इफ यू कैन एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट वी आर ओके, इफ यू कांट एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट वी आर नॉट ओके, देन वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज योर इनकम। क्लियर। नेक्स्ट, amount of investments etc. not fully disclosed in the books of accounts section 69B, where in any financial year the assessee has made investments or is found to be owner of any bullion, jewelry or other valuable articles, and the assessing officer finds that the amount spent on making such investment or in acquiring such articles exceeds the amount recorded in the books of accounts maintained by the assessee, and he offers no explanation for the difference in, or the explanation offered is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer, such excess may be deemed to be the income of the assessee for such financial year। मतलब मैं दिखाता हूँ क्या बैलेंस शीट में मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, कितने का है, 5 लाख का है, और कभी छापा मारा नहीं तो कुछ उन्होंने सर्च किया वगैरह करके, तो उसमें दिख रहा है कि मेरे पास बैलेंस शीट में सॉरी मेरे पास 50 लाख रुपए का सोना है, और दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट में 5 लाख का, बोलते बाकी का किधर से है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो इन दैट केस ठीक है, देख नहीं दिया इन दैट केस जेल से सर आपने इस साल पैसा कमाया था और ये आपने सारा का सारा इनकम इसमें कन्वर्ट किया हुआ है गोल्ड में, तो हम उसको टैक्स कर देंगे। तो बोलूँगा अरे यार मैं एक्चुअली स्पीकिंग ऐसा नहीं था, वो हर साल मैं 5-5 लाख रुपए छुपाता था पैसा कमाया हुआ, और पिछले 10 साल में ऐसे मैंने 5-5 लाख छुपा के हर साल 5-5 लाख रुपए का गोल्ड परचेस करके अब ये 50 लाख रुपए का गोल्ड आ गया। बोलते हैं सर बट वी विल ट्रीट इट एज इनकम ऑफ करंट ईयर, विल नॉट ट्रीट इट एज इनकम ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो करंट ईयर की इनकम सडनली 50 लाख बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 30% में चला जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। 50 लाख को क्रॉस करेगा तो सरचार्ज भी आता है,
तो थप्पड़ जोर से लगे। उससे अच्छा चुपचाप से क्या करो, जब कमाते हो तब दिखाया करो, छुपाओ मत, और छुपाओगे तो ऐसे छुपाओ कि कभी मिलना नहीं चाहिए। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो सर ठीक है ना, मैं गोल्ड परचेस ही नहीं करूँगा, मैं सीधा पैसा उड़ाऊंगा, कैश में घूमूंगा इधर उधर। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगा यार आपका इनकम कम दिखता है, लेकिन आपके पास इतना बड़ा गाड़ी है और वो फ्यूल गजलर है, आप एसयूवी में घूमते हो हर जगह पे, डीजल वाला है वो भी, तो पैसा कहाँ से आता है इसका? पेट्रोल वाला है, डीजल वाला है, पैसा कहाँ से आता है? आपका दो गाड़ी दिखता है, आपने बेटी का शादी में इतना खर्चा किया, पैसा कहाँ से आता है? समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। आपका बेटा यूएस में पढ़ रहा है, आपका इनकम कम दिखता है, उसका खर्चा कैसे चलता है फिर आपका? तो यू आर स्पेंडिंग, वी कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इन योर बैलेंस शीट देयर इज नो क्रेडिट। समझने में कैसे? देयर इज नो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वी कैन सी दैट योर मीन्स ऑफ स्पेंडिंग आर लेसर एंड अमाउंट विच इज स्पेंड बाय यू इज हायर। तो हम बोलेंगे यार अभी सेक्शन 69C बीच में आएगा, बोलेगा वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी हैज इनकर्ड इन एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर्स no explanation about the source of such expenditure or the explanation is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer, the assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee for such financial year. Such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as a deduction under any other head of income. वो किसी भी हेड के अंदर वो एक्सपेंडिचर माइनस करने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रूव करता हूँ, अरे मेरा बेटा वहाँ पे यूएस में पढ़ाई कर रहा है, बट उसको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, वो मेरे पास से पैसा कुछ लेता ही नहीं है, उसको फुल स्कॉलरशिप मिला है, रहने का, खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब उसको मिल गया, ठीक है चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। मेरा बेटी का धूमधाम से शादी हुआ, बट मैंने खर्चा किया ही नहीं है, लड़के वालों ने सारा का सारा खर्चा किया, हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया है। आप चाहे तो उनको पूछो और वो सारा का सारा एक्सप्लेन देने को तैयार है कि उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने कैसे खर्चा किया बेटे की शादी के ऊपर, उनका बेटा मेरी बेटी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो देन ओके ठीक है, फिर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम ये नहीं बोल रहे शादी धूमधाम से की मतलब पकड़ेंगे, शादी धूमधाम से की और तुम्हारा इनकम उसके हिसाब से दिखता रहेगा तो ग्रेट, इनकम नहीं दिखता रहेगा तो पूछेंगे तुम एक्सप्लेन कर सकोगे तो छोड़ देंगे, नहीं एक्सप्लेन कर सकोगे तो इन दैट केस हम उस खर्चे को तुम्हारा इनकम करके कंसिडर करेंगे। जिस साल में खर्चा किया है उस साल में वो पैसा कमाया था ऐसा अज्यूम करेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ ये किया था सेक्शन 69C, उनकी बेटी का द्वारा धूमधाम से शादी हुआ था तभी पकड़ा गया था, तभी करके। ओके, नेक्स्ट बात इज अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। आपके सिलेबस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था कि नहीं था? नहीं, अभी आपने सीखा कि नहीं सीखा? आपके बैच ने नहीं सीखा। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ वेरी स्पेशल एक्ट। व्हाट डज इट टेल? कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फिजिकली प्रिंट द मनी विच इज नेसेसरी फॉर ऑल द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमी को बढ़ने का है तो सबके हाथ में पैसा रहना चाहिए। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सबके हाथ में गुड्स है लेकिन पैसा नहीं है तो बार्टर एक्सचेंज आएगा, बार्टर एक्सचेंज आएगा तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एंड फिर इकोनॉमी का जो चक्र घूमता है वो धीरे धीरे घूमेगा, ग्रो नहीं हो सकेगा। मैं बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहा हूँ लेकिन बेच ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए है वो चीज़ जिसके पास है उसको मेरी चीज़ नहीं चाहिए लेकिन तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारा प्रोडक्शन करके मैं गरीब ही रहूँगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इकोनॉमी को ग्रो करने का मतलब देयर शुड बी दैट प्रॉपर ऑयल। जिस तरह से गाड़ी चलने का है तो तुमको अच्छा व्हील चाहिए और वो व्हील को बराबर से ऑयलिंग करना चाहिए, नहीं तो व्हील जैम हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वैसे इकोनॉमी में पैसे का काम क्या है? पैसे का काम लुब्रिकेंट है, पैसे का काम ऑयल का काम करता है वो। तो पैसा छपना चाहिए, पैसा छापेगा कौन? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगी। लेकिन कितना पैसा छापने का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं समझेगा, इट इज इम्पॉसिबल। आप कितने अलग अलग गुड्स बनाओगे, उसका क्या वैल्यू लगाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इमेजिन कि इस साल अपने देश में कितना गुड्स बनाया, मतलब इस साल हमने कितना पैसा छापना चाहिए वगैरह वगैरह। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आरबीआई इज गोइंग टू प्रिंट सम मनी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एस्टिमेट्स एंड इट इज गोइंग टू कीप दैट मनी अंडर कंट्रोल। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? फिर सर हमारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? आप अपना पैसा खुद छापो। सर कैसे छाप सकता हूँ मैं खुद का पैसा? तो गलत हो जाएगा, पकड़ेंगे आप। मैं गांधी बाबा का नोट छापो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस है उसको करने के लिए हम जो सब बोल रहे हैं वैसा वाला इंस्ट्रूमेंट्स को खुद क्रिएट करो। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नाम का एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत में लगाया और हम लोग अभी भी उसको यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 3 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते रहोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खड़ा रहता है। उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको डैमेजेस लाके देना, नहीं तो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेमेडी देना, वो सब गवर्नमेंट का काम रहता है। वैसे ही अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने जो कंडीशंस बोले हुए हैं वो कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर अपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट अगर सामने वाला ने ऑनर नहीं किया तो उसको पनिशमेंट देने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आप गुड्स किसी को बेच रहे हो, उसके से पैसा ले रहे हो, वो बोल रहा है मैं 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से लिखो मत। फिर वो जो डॉक्यूमेंट बनाने का 3 महीने के बाद पैसा दूंगा,
वो डॉक्यूमेंट कैसे बनाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में बनाओ, जो आपने 12वीं में सीखा था। आफ्टर 3 months पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फिर ऊपर तुम्हारा नेम एड्रेस, नीचे वो रिसीवर का नेम एंड एड्रेस, उसका एक्सेप्टेड करके सिग्नेचर, इट शुड बी ऑन अ प्रॉपर स्टैम्प पेपर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है उसके लिए छोटा सा, तो वो क्या बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। वो कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है? इट इज कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब अगर बाद में 3 महीने के बाद उस आदमी ने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर किया, तो यू कैन गो टू द नोटरी पब्लिक, क्या देगा, नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, एंड देन यू कैन गेट इट नोटेड, एंड देन आफ्टर गेटिंग इट नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, देन यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोर्ट ऑफ लॉ विल हेल्प यू फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ दैट मनी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जरूरी क्या है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमने बोला वो फॉर्मेट पे रहना चाहिए। नहीं सर, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया, मैंने उसको ऑर्डर दिया, फिर उसने एक्सेप्ट कैसा नहीं किया, उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया। आफ्टर 3 months आई विल पे यू और योर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मैं बोलूँगा ठीक है, बट वो भी प्रॉमिसरी नोट के फॉर्मेट में रहना चाहिए, वैसा रहेगा तो, और स्टैम्प ड्यूटी बराबर से भरा रहेगा तो हम उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सपोर्ट देने को तैयार है। सुनने में कैसे बोल रहा हूँ? ये दोनों जो कागज है, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट, ये तुमने खुद ने कागज बनाए हुए, बाकी कुछ है नहीं। तो बोलते सर मैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का बात नहीं करता, मैं तो आपको दूसरा कागज देता हूँ। मैं बोलूँगा कौन सा, गांधी बाबा का कागज देता है क्या? बोलते नहीं सर, गांधी बाबा का कागज नहीं देता। फिर कौन सा कागज देता है? सर मेरे बैंक ने छापा हुआ कागज है, मेरे बैंक ने छापा हुआ कागज है, उसको चेक बोलते हैं। वो चेक के ऊपर आपको साइन करके देता हूँ। मतलब यू आर गिविंग ऑर्डर टू द बैंकर, यू आर नॉट गिविंग मी कैश, यू आर नॉट गिविंग मी बिल ऑफ एक्सचेंज, यू आर नॉट गिविंग मी प्रॉमिसरी नोट, but you are giving me a check which is prepared by you, which is giving an order to your banker कि pay Anand More rupees so and so, और पे मोरे कंसल्टेंसी रुपीज 100। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा तुमने किसको ऑर्डर दिया? बैंकर को, और बैंकर क्या करेगा? फिर वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अगर मैं बेरर चेक लेके जाऊंगा तो बैंकर मुझे ओवर द काउंटर कैश दे देगा, और मैं मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा तो मेरे बैंक से तुम्हारे बैंक के पास जाएगा, तुम्हारे बैंक के पास से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सो हियर यू विल फाइंड दैट बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, मतलब गांधी बाबा का नोट लगा ही नहीं। तुम्हारे बैंक अकाउंट से डेबिट का एंट्री पड़ गया कि तुम्हारा बैंक अकाउंट कम, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट का एंट्री पड़ गया, मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा। बस मतलब आरबीआई ने छापे हुए पैसे को यूज किए बिना, सिर्फ तुमने कागज पे लिखा, वो तुमने मेरे पास दिया, वो कागज मैंने मेरे बैंक में रखा, मेरे बैंक ने तुम्हारे बैंक को दिखाया, तुम्हारे बैंक ने बोला ठीक है, फिर मैं इस नम्रता का अकाउंट को डेबिट करता हूं और आनंद मोरे का अकाउंट को तुम क्रेडिट कर दो। बस मतलब आरबीआई का पैसा छापे बिना हमने बनाए हुए कागज के हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट जरूरी क्या है, ये 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स कौन से बोले मैंने? बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो प्रॉमिसरी नोट, नहीं तो चेक्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स, चेक के साथ में फिर डिमांड ड्राफ्ट भी आता है। अभी डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर, डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर। चेक के ऊपर तुम साइन करते हो, डीडी के ऊपर बैंकर साइन करता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इट इज supported by negotiable instrument act. These instruments are supported by negotiable instrument act. That means if these instruments are dishonored, then you have the legal remedy. And court of law नहीं बोलेगा अरे हमको पहले पूछा था क्या ये बनाने के पहले, नहीं बोलेगा ठीक है आपने जैसा बोला वैसा बनाया हुआ है ना, ठीक है, we are ready to accept that this is a natural instrument, normal instrument, regular instrument, and you have a right to claim the money, and other party is not paying the money, then we are going to give punishment, punishments which are mentioned in the negotiable instrument act. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट ये सब कब हुआ? जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया में आया तब हुआ, 1932 के बाद में। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उसके पहले इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं रहता था क्या? फिर कि शिवाजी महाराज ने छापा हुआ कॉइन्स वही चलता था क्या? नहीं, तभी भी इंडिया में ऐसे कागज थे, बट वो कागज को क्या बोलते थे? हुंडी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो कागज को क्या बोलते थे? हुंडी। फिर हुंडी अलग अलग तरीके का रहता था। एक रहता था नाम जोग हुंडी, एक रहता था फरमान जोग हुंडी, एक रहता था शाह जोग हुंडी, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप का हुंडीज रहता था। मियादी हुंडी और ऐसा, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत देयर वर सम 15-16 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हुंडीज विच वर पॉसिबल। तो जब 1932 में ब्रिटिश इंडिया में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाना चालू किया तो उन्होंने बोला देखो भाई ये पुराने सिस्टम को और नए सिस्टम को दोनों को साथ साथ में नहीं रखने का है। जैसा अभी इनकम टैक्स बोल रहे हैं ना, ऑप्शनल क्या पुराना वो ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम साथ साथ में रखा हुआ है हमने अभी भी। उन्होंने बोला दोनों साथ साथ में रखेंगे ना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अगर आपने कोई हुंडी बनाया, मतलब हमने बोले हुए फॉर्मेट के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया, आपने पुराने स्टाइल से हुंडी बनाया, लेकिन उधर नीचे लिख के रखा कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इफ इट इज डिसऑनर्ड, तो फिर हम उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट प्रिपेयरिंग, ऑल्दो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच इज गिवन बाय अस। तुमने तुम्हारे फॉर्मेट के हिसाब से बनाया बट उधर नीचे लिख के रखा
कि इन द केस ऑफ डिसऑनर इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज निगोशियल इंस्ट्रूमेंट, तो हम उसको निगोशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, मतलब ऑप्शनल रेजिम एंड डिफॉल्ट रेजिम। वो जो टेक्निक है उन्होंने भी वहाँ पे भी करके रखा था, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग क्या करते थे, सिर्फ हुंडी बना कर रखते थे, नीचे ऐसा सेंटेंस वेंटेंस नहीं बनाते थे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इट विल बी ट्रीटेड एज निगोशियल इंस्ट्रूमेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर बाद में फिर वो डिफॉल्ट हो गया तो फिर कोर्ट के पास नहीं जा सकते। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोर्ट बोलेगा सॉरी यार, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग विच आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज। जिस तरह से वो 10 इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फुलफिल्ड, देन यू कैन नॉट टेक द रेमेडी फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिमिलरली निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रेमेडी नहीं मिलेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली लोगों को पुश करना चालू कर दिया, अब ये हुंडी का सिस्टम बंद कर दो, चुपचाप से निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सिस्टम के पास आ जाओ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन याद रखो, अगर मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, तुम्हारा मेरे पर विश्वास है, तो पैसा हम लोग खुद छाप सकते हैं, अपने ऑलरेडी मालूम पड़ गया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नम्रता मुझे झूठ नहीं बोलेगी, मैं सिया को झूठ नहीं बताऊंगा, सिया प्राजक्ता को झूठ नहीं बोलेगी, प्राजक्ता सुकेश को झूठ नहीं बोलेगा, हम तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने बोला देखो, अगर मैं चेक लिखूंगा तो बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा तो फिर मुझे इनकम करके दिखाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाता है, मुझे इनकम दिखाने का नहीं है। हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट को कम टैक्स भरने में बड़ी इंटरेस्ट है, तो बोलता हूँ ऐसा करेंगे, तुम्हारा मेरे साथ ट्रांजैक्शन है ना, तो तुम मुझे हुंडी बना के दे दो, क्योंकि अगर तुम निगोशियल इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो तुमको भी टेंशन है कि बाद में मैं सर कोर्ट के पास जाएंगे और क्या करेंगे वगैरह करके। अपने को उधर जाना ही नहीं है, अपना तो अच्छा एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, हम एक दूसरे के हवाले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हवाला हवाला, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? किसका हवाला? हम बोलते हैं ना सब, अब सब कुछ अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, मतलब तुम्हारे भरोसे वतन रखा हुआ है, वैसे तुम्हारे भरोसे पे मैं ये कागज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, वही कागज़ सिया के पास देता हूँ, सिया वो प्राजक्ता को देती है, फिर बाद में जब ड्यू डेट आएगी तभी जिसने पेमेंट करने का वो बराबर से एक्चुअल पैसा दे देता है, तब तक अरेंजमेंट कर देते हैं। बट ये सारा का सारा पैसा हम क्या करते हैं, ब्लैक में घुमा देते हैं। ये ट्रांजेक्शन किधर गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट को किधर दिखाते नहीं है, और हमको पता है बाबा, मेरे दादाजी परदादाजी सब ये नामजोग हुंडी शाहजोग हुंडी चलाते थे, तुम्हारे दादाजी परदादाजी सब चलाते थे, अपना अच्छा कम्युनिटी था, हम अभी भी वो कंटिन्यू करेंगे ना। और जब अपने को कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करने का है कि जहाँ पे अपने को लीगल सपोर्ट चाहिए, तब हम लोग वो वाला यूज़ करेंगे। तो जो दिखाने का ट्रांजेक्शन है गवर्नमेंट को, वो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके करने का, उसके लिए बैंक अकाउंट वगैरह सब चीज़ें, और ये अपना बाकी का ट्रांजेक्शन है वो अपना हवाले चलता रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ऐसा फिर गवर्नमेंट को पता चला यार ये आदमी का कुछ तो ट्रांजैक्शन है, सर्च सीजर चालू हो गया, सर्च वारंट निकला आपके घर, आपके पास आपके कैश बॉक्स में नहीं तो आपके तिजोरी में बहुत सारा हुंडी नज़र आया, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। हम बोलेंगे यार हुंडी है, इसका मतलब तुम ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो तुम नॉर्मल ट्रांजैक्शन में लाना नहीं चाहते हो। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी, मतलब तुम मुझे आज पैसा दो, मैं तुमको बाद में पैसा दूंगा, मैं तुमको लिख के देता हूँ, आई हैव बोरोड द मनी ऑन हुंडी, और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। नहीं सर हुंडी पे बोरो किया लेकिन पैसा मुझे चेक से आया हुआ है, तो ठीक है, देन दैट हुंडी इज ओके फॉर अस, बिकॉज चेक से पैसा है और बैंक में पैसा आया हुआ और बैंक तुमने रिपोर्ट किया है, तो इट्स ओके फॉर अस। नहीं रीपे किया है बट कैश में रीपे किया, बोलूंगा नहीं, हुंडी को रीपे करने का चेक से रीपे कर, हम लोग शांत है, बिकॉज देन इट इज कमिंग इनटू आवर नॉर्मल सिस्टम। तुमने एक नया सिस्टम बना के रखा है, बट वो सिस्टम अल्टीमेटली हमारे सिस्टम के अंदर अफेक्ट कर देता है, मतलब हम लोग कैच कर सकते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो करके। आप उधर एक साइमल्टेनियस पैरेलल सिस्टम चलाते हो, पैरेलल इकोनॉमी, उसको हमको तोड़ना है, क्योंकि जितना पैरेलल इकोनॉमी बनेगा उतना ब्लैक इकोनॉमी बढ़ते जाएगा, जितना ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगा उतना देश का नेशनल इनकम अल्टीमेटली खड्डे में जाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट सबको करना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट टैक्स बहुत कम आएगा, टैक्स कम और सबको सपोर्ट करना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हम बोल रहे हैं देखो भैया, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट इज ड्यू देयर ऑन रीपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक और ड्रॉन ऑन अ बैंक, the amounts so borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying the previous year in which the amount was so borrowed or repaid, as the case may be. However, where any amount borrowed on a hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount. The amount repaid shall include interest paid on amount borrowed. तो सर मैंने बोरो किया हुंडी पे बोरो किया और कैश में बोरो किया, और गवर्नमेंट को समझा, बोरो किया तभी गवर्नमेंट को समझा कि इसने हुंडी कैश में ड्रॉ किया हुआ है, कैश में पैसा ड्रॉ किया, उसी साल मुझे पकड़ लिया, मेरे इनकम में ऐड कर दिया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो 3 साल का लोन था, 3 साल मैंने रीपे किया, अब मेरा एग्रीमेंट ऐसा था कि मैं कैश में लूंगा तो कैश में दूंगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और कैश में देने को गया वापस, तो गवर्नमेंट बोलते फिर से कैश में रीपे किया, चल पकड़ लिया 69D। बोलते नहीं सर, एक बार अगर लेने के टाइम पकड़ा रहेगा तो फिर देने के टाइम नहीं पकड़ने का। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और इंटरेस्ट भरा रहेगा उसको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड दिस इनकम इन माई इनकम टैक्स रिटर्न and that is now already being taken care of, no need to again capture it twice.
गॉट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो दीज आर द स्पेशल आइटम्स टू बी कंसिडर्ड. ये अपने को याद रखने का है. ये किसी भी प्रॉब्लम ऐसा कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हुंडी ऐसा करके क्वेश्चन नहीं आता है, बट अपने नॉर्मल प्रॉब्लम के अंदर किधर एक छोटा सा एडजस्टमेंट आ सकता है, तो अपने को याद रखना पड़ता है यार वो सेक्शन 690 में ऐसा बोला तो उसको ऐड करने का है, या फिर अनएक्सप्लेन क्रेडिट था उसका क्या करने का है, या फिर बोरिंग था उसका क्या. नहीं तो कभी कभी 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. दीज आर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स अलग अलग ट्रांजेक्शन को किस तरह से देखता है. सो हियर यू कंप्लीट नाउ द बेसिक कंसेप्ट्स. अभी अपने को सीखने का नेक्स्ट पार्ट कौन सा? रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कंटिन्यूइंग फॉर डिफॉल्ट रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसई. ये मैंने कुछ नया लिखा नहीं है, ये आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ चीज़ है. कौन सा आपका 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख और उसके ऊपर. और राइट साइड में कौन है? नील, 5, 10, 15, 20 और डायरेक्टली 30. पहले ही सिखाया हमने, ऐसा कुछ नहीं कि नया सिखा रहा हूँ करके. व्हाट्स द टाइम? ओ 7:37 हो गया. ठीक है, कल प्रॉब्लम करेंगे इसका. मज़ा आएगा कल लेकिन पूरा सतर्क होके आना. और घर के लोग कल दांडी मत मारना क्योंकि कल मस्त प्रॉब्लम्स है. हाँ, मतलब होशो हवा से उठ सकते हैं अगर सोते रहोगे तो, और जागते रहोगे तो मज़ा आएगा. कल मिलते हैं. और आर्या और जिया नोट्स लेने को आ जाना कल बच्चा लोग. यस सर. यस सर.